तो बच्चों हम लोग डी एड या ब्लॉक में अब बच्चों इस प्रकार से कुछ हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था, तो ये चार्ट मैंने एक आपके सामने बनाया है, इसको हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। और एनसीईआरटी कुछ ऐसा सिस्टम बनाई है पढ़ाने के लिए, है ना। एनसीईआरटी ये इसको आप कह सकते हैं कि ये एनसीईआरटी से ही है, इसमें अपने मन से कम चीज़ें हैं बल्कि एनसीईआरटी से चीज़ें कंप्लीटली हैं। यानी टोटल एनसीईआरटी यही इतना है ना। तो देख लीजिए एक एक चीज़ करके हम, यानी जैसे ये डी ब्लॉक की स्टडी हो रही है, ऐसे ही आपको एस ब्लॉक की स्टडी करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको पी ब्लॉक की स्टडी करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको एफ ब्लॉक की स्टडी करना पड़ेगा। मीन्स कुछ इसमें हो सकता है कि इसमें कुछ हेडिंग पर ज़्यादा फोकस दिया गया हो, एफ ब्लॉक में हो सकता है कि कुछ कम फोकस दिया जाए। जैसे मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी केमिस्ट्री कम पता है विज्ञान को, तो हो सकता है कि उसमें कुछ ट्रेंड दूसरा बनाया जाए, थोड़ा सा, लगभग यही रहेगा थोड़ा सा। जैसे 4 ब्लॉक की स्टडी पूरा एलिमेंट का करना पड़ता है हमको, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मोर और लेस एटॉमिक मास नंबर, ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि आज हम इसी पॉइंट पर डिस्कस कर पाएंगे। इस चार्ट को हम लोग समझते हैं, यानी हमने ये कहना चाहते हैं आपसे कि जैसे आप डी ब्लॉक के लिए ये मैंने तैयार किया है, ऐसे ही आपको एफ ब्लॉक के लिए भी तैयार करना पड़ेगा। ऐसे ही आप किसी, जैसे पी ब्लॉक है तो वहाँ भी ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही मोर और लेस है। तो चलिए अभी हम फोकस होते हैं डी ब्लॉक पर। अब देखिए इस डी ब्लॉक को हमने 3 पार्ट में बांटा है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है। अच्छा, इस डी ब्लॉक की स्टडी, जो पूरी स्टडी हम लोग करेंगे, हमेशा PYQs लेते रहेंगे कि देखिए ऐसा PYQ आया है, और प्रिडिक्शन करिए पढ़ते समय कि कैसे आने वाले क्वेश्चन की संभावना कैसे है। जैसा कि हम लोग पढ़ाते समय बोलते रहते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। CYQs कमिंग ईयर क्वेश्चंस, है ना। तो यहाँ दिमाग लगा करके प्रिडिक्शन करना है। मतलब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी की स्टडी कैसे होगी, तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी की स्टडी इस प्रकार से होगी बच्चों कि PYQs CYQs को हम हमेशा बात करते रहेंगे। तो चलिए पार्ट ए की बात हमने कर दिया। तो पार्ट ए में बच्चों सबसे पहले पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, तो कल हमने बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है 40 एलिमेंट हैं और उनकी पोजीशन एस और पी के बीच में है, इसीलिए उसको ट्रांजिशन भी कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट कहने के कुछ और भी कारण हैं, लेकिन देखो अगर एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में स्ट्रिक्टली लिखा गया है ये बात कि डी ट्रांजिशन शो करने वाले एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहे जाएंगे। लेकिन ये भी लिखा गया है क्योंकि यस और पी के बीच में ये एलिमेंट पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन भी बोलते हैं, है ना। चलो आगे। अच्छा, अकरेंस हमको जानना है। ये वाली हेडिंग आपने नहीं पढ़ा है, ये वाली हेडिंग आप पढ़ चुके हैं। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल की वार्ता हम कल कर चुके हैं अपने पहले वाले लेक्चर में। अकरेंस की बात हम अभी कर लेते हैं, है ना। अकरेंस का मतलब ये मेटल्स पाई कहाँ जाती हैं, तो भाई सारी मेटल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, अर्थ में प्रेजेंट हैं भाई, चंद्रमा में प्रेजेंट है, सन में प्रेजेंट है, और बहुत सारे जो प्लैनेट हैं उसमें प्रेजेंट हैं। कुछ एलिमेंट जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना भाई। एटमॉस्फेयर में गैसें हैं, उसमें जो है मेटल्स के प्रेजेंट होने के चांसेस कम रहते हैं। हाँ, पार्टिकल फॉर्म में जरूर उसमें रहते हैं। तो मेनली अकरेंस जो है हम अर्थ में ही देखेंगे, और जो है
आप मून की भी बात कर सकते हैं। आज साइंस जो है मून दूसरे प्लैनेट पर जा रहा है, तो दूसरे प्लैनेट पर मेटल्स कैसे प्रेजेंट हैं, तो उनकी भी विषय में आप सोच सकते हैं और वार्ता कर सकते हैं। तो नाउ कम टू द पॉइंट, यहाँ हम किस पर आने वाले हैं। तो ये जो डी ब्लॉक अकरेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इसमें देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ ऐसी मेटल है जो रिएक्टिव है, कुछ कम रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव वाली बात जो है बच्चे 10th में पढ़ चुके हैं। जैसे भाई देखो प्लैटिनम कम रिएक्टिव है ना, एयू कम रिएक्टिव है ना। देखो हाइड्रोजन से उधर जो रखा गया है ना, जैसे बात करो तो प्लैटिनम है, एयू है, एजी है ना। इसका क्रम भी था, अगर हम वो क्लास 10th वाली बात लिख दें, क्रम में लिख दें, तो कुछ ऐसा ही था भाई। पहले देखो हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन के बाद फिर क्या था, यू कैन से सी यू है ना, एच जी, ए जी, ए यू, पी टी, ये आर्डर भी था कुछ ऐसा है ना। ये कैसे क्या था, ये आर्डर भी था। हाइड्रोजन के बाद क्या था, ये जो है हाइड्रोजन के बाद यानी ये लेस रिएक्टिव है। तो हो सकता है कि इसका जैसे कॉपर तो भाई दोनों स्टेट में पाया जाएगा, कंबाइंड में भी AgAuPt ये स्वतंत्र स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में, यानी कम रिएक्टिव है तो नेटिव स्टेट में, ओरिजिनल स्टेट में इसके पाए जाने की संभावना रहेगी। अब बाकी जो मेटल्स हैं, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो या तो ऑक्साइड के फॉर्म में पाई जाएंगी है ना, सल्फाइड के फॉर्म में पाई जाएगी, या कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाएगा है ना। जैसे अगर मैं एक आध एग्जाम्पल लिख दूं, जैसे यहाँ देखो, अगर मैं फेरिक का ऑक्साइड तो Fe2O3 के फॉर्म में, फेरिक का सल्फाइड तो FeS के फॉर्म में, फेरिक का कार्बोनेट तो FeCO3 के फॉर्म में, ऐसा कुछ होगा है ना। चलो दूसरा कोई मेटल ले लेते हैं है ना, दूसरा जैसे Fe ले लिया है ना, मैंगनीज भी ऐसे है ना, ऐसे ही कुछ। तो जो मेटल्स हैं वो इस फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट हैं, तो अकरेंस जो है वो यही कंप्लीट हो गया है ना। अभी इस वाले केस के लिए अब जैसे पार्ट बी की बात करेंगे अब हम। तो पार्ट बी में बच्चों, अच्छा पार्ट ए में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल आप देख चुके हैं। हमने उसमें इतने लंबे लेक्चर में हमने एक ही चीज़ पर फोकस किया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं, तो ये कल की बात हो गई। अब जरा आओ जो है क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। अब देखो एनसीईआरटी ने पार्ट बी में हमने जो डिस्कशन रखा है, तो एनसीईआरटी ने पार्ट बी में ये जनरल प्रॉपर्टीज है ना, ये जनरल प्रॉपर्टीज में ये 14 जो है हेडिंग दिए हैं, ये हेडिंग्स है ना। जैसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर जो है वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज, आयोनाइजेशन इंथैल्पीज, ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड इन है ना M2+M है ना, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ट्रेंड्स इन M2+/M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो ये जो लिखा है मैंने, इतने चीज की मीनिंग यही है ना। ये देखो ये मैं जो सर्किल कर रहा हूं, ये सर्किल कर दिया और ये जो सर्किल कर दिया, ये नोटेशन के फॉर्म में है, और ये जो है ये नोटेशन के फॉर्म में है, ये लैंग्वेज के फॉर्म में है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो ट्रेंड्स इन है ना M2+M, M3+/M2+,
ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो, अगर याद करना चाहो तो एक पॉइंट तो यही मैं तुम्हें याद करा दूंगा, लिखा तो जाएगा। अगर याद करना चाहो, याद करो मेरे साथ, एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट याद करो अभी के लिए। जैसे जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नीचे वाले एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट दिमाग में इमेजिन करो, पी ब्लॉक एलिमेंट को दिमाग में इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन कर लिया। जो नीचे वाले एलिमेंट हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कम स्टेबल होते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट में जो नीचे वाले एलिमेंट हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब अगर ये एक जनरल बात, पूरे डी ब्लॉक, पूरे पी ब्लॉक में सोचो कितना, 37 एलिमेंट है ना, 6 फैमिली है उसमें, है ना, पी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक में मतलब ग्रुप नंबर 13 से 18 तक, है ना। तो देखो याद कर, बस एक लाइन यही याद करने वाली है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट, अच्छा उसका रीजन क्वेश्चन भी पूछा जाता है, चाहे तो क्वेश्चन ही बोल दे रहा हूं, क्वेश्चन याद करो, क्वेश्चन याद करो। वो प्रश्न करेगा कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, अब देखो यहां मैं बोर्ड को ही ध्यान में रख करके नहीं पढ़ा रहा हूं, सारा उद्देश्य है ना सारे कंपटीशन के एग्जाम। चलो क्वेश्चन सुनो हमसे। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसमें जो एलिमेंट बॉटम में प्रेजेंट हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होते, क्यों, है ना। और डी ब्लॉक के एलिमेंट, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उसमें बॉटम वाले एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, क्यों। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिमाग में रखो। चलो क्वेश्चन को लिखा भी जाएगा। देखो, ट्रेंड इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो इसी पर हमने क्वेश्चन, ट्रेंड इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पी ब्लॉक में काम करता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। आंसर क्या हुआ, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन जो हमने पूछा था फिर से, पी ब्लॉक के बॉटम वाले एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कम स्टेबल होते हैं, जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट के बॉटम वाले एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्यों। आंसर ये निकल करके आ रहा है क्योंकि पी ब्लॉक के एलिमेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट में लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। आंसर पूरा हो गया भाई, सब एक्सप्लेन भी किया जाएगा, तुम्हें घबराना नहीं है। लेकिन मैंने अपना आंसर बोल दिया तो फिर से सुन करके अपने दिमाग में ये जनरल बात बैठा सकते हो। देखो, केमिकल रिएक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, भाई जितने एलिमेंट हैं उनकी केमिकल रिएक्टिविटी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज से हम कैसे कोरिलेट करेंगे। देखो यहाँ पर जैसे ये जो बात, ये जो बनाई गई टेबल थी 10th में, जो तुम्हें याद होगा, जो छोटी सी टेबल है ना बनाई गई थी, तो वो सभी बच्चों को, रिएक्टिविटी सीरीज ही तो है ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज का ही थोड़ा सा पार्ट तो हमने लिखा है। तो ये किसी की ज्यादा रिएक्टिविटी है, किसी की कम रिएक्टिविटी है, ये कैसे पता लगाया गया, ये इसी से पता लगाया गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज से। तो विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज we can determine the
बी कैन डिटरमाइन द रिएक्टिविटी ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड बी कैन प्रिपेयर सच रिएक्टिविटी सीरीज। हम ऐसी रिएक्टिविटी सीरीज बना सकते हैं, लेकिन कैसे? ये इसी एक्सपेरिमेंट से। ये ई जो है, जो आप देख रहे हो, फिजिक्स में भी हम इसके जगह पर पहुंच चुके हैं, है ना, ईएमएफ। फिजिक्स में भी हम ईएमएफ के विषय में पहुंच चुके हैं। वहां हम ईएमएफ की चर्चा जल्दी से करना शुरू करेंगे 1-2 लेक्चर के बाद। यहाँ पर देखो, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पिछले हम जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ा चुके हैं। नियम तो ये था कि पहले ये पढ़ा करके तब कोऑर्डिनेशन पढ़ाया जाए, एनसीईआरटी को फॉलो किया जाए, लेकिन वो फॉलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पहले वो पढ़ा चुके हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के विषय में वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, दैट्स इट, उसी से रिलेटेड ही बातें यहाँ पर भी होंगी, लेकिन बातें होंगी जरूर। एक एक हेडिंग को हम डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर के देखो, पार्ट ए हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट बी की आज का जो टॉपिक है, ये पहली हेडिंग है, और कुछ क्वेश्चन आपके साथ कर लेंगे, है ना। आज का जो है अगली हेडिंग देखो, 10 नंबर पर एनसीईआरटी ने दिया है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। तो कलर्ड आयंस क्यों बनेंगे भाई? कलर्ड आयंस क्यों बनेंगे, या कोई कंपाउंड कलर्ड कंपाउंड क्यों बनेगा, तो वहां एक्सप्लेन किया गया है। या तो उसमें डी ट्रांजिशन होगा, या तो उसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होगा, है ना। दो ही वजह से कलर आएंगे। तो यहां देखो, जो दो कंपाउंड लिखा है हमने, KMnO4 और K2Cr2O7, तो तुम्हें पता है कि इसमें कलर LMCT, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से LMCT, हाँ, लिगांड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। यहां मामला क्या होता है, लिगांड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से इन दोनों में बड़ा ही इंटेंस कलर आता है। जबकि EMN का केस अगर आप देखोगे तो यहां डी ट्रांजिशन नहीं हो पाता, क्योंकि डी तो जीरो में जा चुका होता है ना। जब डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो डी ट्रांजिशन क्या करेगा वो, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यहां पर हमने चर्चा कर चुके हैं, यहां भी करेंगे। देखो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ये बातें जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहां भी करेंगे थोड़ा सा। इसमें ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि चार्ज और साइज का जो रेशियो है, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी ये कैसे शो करते हैं, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NiPDPT, है ना, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, NiPDPT। देखो Ni के नीचे ही PD है, उसी के नीचे ही PT है ना, NiPDPT, है ना। तो इस प्रकार की बातें हम लोग, यानी बहुत सारे कैटलिस्ट जो है वो कहां से आते हैं, डी ब्लॉक से आते हैं। क्यों कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि चार्ज और साइज का रेशियो हाई है। अब इस पर भी चर्चा होगी, चार्ज और साइज का रेशियो ये हाई होने से कैसे कैटालिटिक प्रॉपर्टी ये शो करता है, तो उसके लिए थ्योरी भी है, तो डिस्कशन हम करेंगे। चलो, तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये बड़ी मजेदार चीज आ गई, जिसमें कि यानी इसके मेटल के बीच में ऐसे मेटल्स जिनका ऐसे एलिमेंट्स, मेटल नहीं, डी ब्लॉक के एलिमेंट, यानी ये सब मेटल है, ये सब के सब क्या है, डी ब्लॉक और यह ब्लॉक क्या है, मेटल है। इस चीज को अगर नहीं जानते हो तो नोट करके जरूर लिखो, नोट करके ये दिमाग में आपके होना चाहिए। चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नोट, डी नोट, नोट। इसमें डी और या ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो क्या है, मेटल्स हैं। डी एंड या ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स, ये सब मेटल्स हैं।
अब देखो एक बात तो बहुत क्लियरली समझ लो, जैसे ही हम मेटल की बात सोचें तो हम ये ना समझें कि मेटल का मतलब सिर्फ ठोस होना है। अरे भाई, ठोस होना उसकी एक प्रॉपर्टी है। जैसे ही मेरे दिमाग में मेटल की बात आती है तुरंत लोहा चल जाता है और ये पता चलता है कि जो चीज़ें बहुत सॉलिड होंगी वही मेटल होंगी। नहीं भाई, सॉलिड होना उसकी एक प्रॉपर्टी है ना। सॉलिड होना, मैलिएबल होना, डक्टाइल होना, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी करना, थर्मल कंडक्टिविटी करना, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है ना। तो हम कहे ऐसा सोच लें एक ही बार में कि मेटल का मतलब वो सॉलिड है ना, तो ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा। देखो एचजी भी इसमें आता है, एक्सेप्शन में रखा गया है, जरूर एक्सेप्शन में रखा गया है, इन चीजों को एक्सेप्शन में रखा गया है ना। एक्सेप्शन में रखा गया है, किसको किसको, जेडन को रखा गया है ना। यहाँ देखो एनसीईआरटी ने तो एमएन को भी रखा है। अगर तुम फिजिकल प्रॉपर्टी में एनसीईआरटी खोल करके उठा करके देखोगे तो उसमें एमएन भी रखा है ना। यानी कम मेटल की साथ मेटल की प्रॉपर्टी इसमें थोड़ा सा कम होगी, है ना। जैसे तुम ये जानते हो एचजी लिक्विड है ना। सीडी जो है कैडमियम, कॉपरनिकम, सीएन, ये सब बातें हैं भाई। एलॉय का फॉर्मेशन करता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। चलो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट, इनका साइज जनरली थोड़ा सा जो है, जो इनके जो एलिमेंट हैं, इनके एलिमेंट के बीच में, अब देखो यहाँ पर जो इनके एलिमेंट के बीच में और दूसरे एलिमेंट मिलकर के बड़ा ही हार्ड कंपाउंड बनाते हैं। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड पर बोर्ड में बराबर क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। एलॉय फॉर्मेशन पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ये दो कंपाउंड पर डिस्कशन करेंगे। इसकी चर्चा शायद हम एक बार कर भी चुके हैं, इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे। चलो सब कुछ हम मिटा देंगे, इस टेबल को ऐसे देख लो और इस टेबल को बना लो, और जो है पीवाईक्यूज और सीवाईक्यूज की बात करेंगे। या अभी हम तुरंत जो बात करने चल रहे हैं, तो देखो ये ए पार्ट हो चुका, बी पार्ट की पहली हेडिंग पर बात करेंगे, सी पार्ट तो उसके बाद आएगा। इस मतलब ये पहली हेडिंग का डिस्कशन आज हमें करना है, वो हम आपके साथ अब करने वाले हैं। इसको देख लो। चलो इसको मिटा दिया जाए। तो अब हम लोग जो है पहली ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, ये 40 प्रॉपर्टी तक। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, इसकी बात करें। चलो देखो इसमें तुम्हें कैसे इसमें कुछ पॉइंट हम लिख सकते हैं और कैसे कुछ पॉइंट याद कर सकते हैं। भाई देखो बहुत कम शब्द अगर हम यूज करेंगे तब भी तुम्हारे लिए घातक है, तो कुछ न कुछ लिख पढ़ करके भाई समझो। तो पहली हेडिंग यहाँ से जो हम अब बात करने चल रहे हैं, अब देखो कल हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी हर चीज को एक्सप्लेन जब भी हम करेंगे तो हम कूद के कहाँ चले जाएंगे, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लॉजिक देंगे। यानी लॉजिक की बात हम कहाँ से करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। मुझे उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला मामला आपको समझ में आ रहा है। जितना नहीं आ रहा है करने से आ जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो पहली हेडिंग ले लो फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें क्या क्या पॉइंट हमें जानने हैं। तो पहली हेडिंग हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इससे पहले जो है दो क्वेश्चन है।
जैसे स्कैंडियम को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं, जिंक को नहीं बोल सकते, क्यों? एक क्वेश्चन तो ये था एनसीईआरटी में। स्कैंडियम जो है, देखो ये क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन था, तो दोनों को चाहे फटाफट लिख लो। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन स्कैंडियम है ना, स्कैंडियम इज ट्रांजिशन एलिमेंट, स्कैंडियम इज ट्रांजिशन एलिमेंट, whereas Zn, चलो अलग अलग लिखा जाए भाई, अलग अलग। whereas जिंक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट कामा वाई। ऐसा क्वेश्चन अगर आया, आंसर क्या लिखोगे? Sc atom has incomplete d subcell, has incomplete d subcell, है ना। Sc का यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दो, ये 21 है, यहाँ पर लगा दो आर्गन 18 खा लिया ये, फिर जो है कामा लगा दो 3 4s2 3d1, तो यहाँ dd ट्रांजिशन पॉसिबल है। यहाँ पर क्या कर सकते हो? dd ट्रांजिशन पॉसिबल, dd ट्रांजिशन पॉसिबल, dd ट्रांजिशन पॉसिबल। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट होने की शर्त क्या है? इनकम्प्लीट डी सबसेल, है ना ये, और क्या दूसरी शर्त? इनकम्प्लीट डी सबसेल। देखो, और dd ट्रांजिशन, दो शर्त है। पहली शर्त देखो, जो अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन जो किया है, ये पहली शर्त है और ये दूसरी शर्त है सर, ये दो कंडीशन है। कैसे आंसर, ये तुम समझाने के लिए 1 2 लिख दिया, ऐसे तुम जो है यहाँ पॉइंट बना दो, दूसरे पॉइंट में लिख दो कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। यहाँ पर Zn का डायरेक्ट जो है तुम 30 करके कॉन्फ़िगरेशन लिख दो कि AR यहाँ पर, और है ना 30 करके कामा लगा करके 4s2 3d10, है ना। तो ये क्या है? कंप्लीट है ना, कंप्लीट है। और ये यहाँ पर Zn2+, देखो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट Zn का क्या है? 2+ पर ये 28 हो जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से उड़ेगा, तो इसका मतलब कि AR 18 खत्म हो गया। अब देखो 4s गायब हो गया, 3d10, तो दोनों केस में क्या है? कंप्लीट डी सबसेल, कंप्लीट डी सबसेल, कंप्लीट डी सबसेल, नो dd ट्रांजिशन पॉसिबल, नो dd ट्रांजिशन, नो dd ट्रांजिशन पॉसिबल, है ना। आंसर पूरा हो गया। नीचे लिख सकते हो, हेंस वी कैन से स्कैंडियम इज, है ना, हेंस वी कैन से स्कैंडियम इज ट्रांजिशन एलिमेंट एंड यू कैन से जिंक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ नीचे लिख सकते हो,
हेंस यहाँ नीचे लिख सकते हो, हेंस स्कैंडियम इज ट्रांजिशन एलिमेंट एंड जिंक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, फुल फॉर्म बना लेना भाई, लिख लेना। ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे आप बोर्ड एग्जाम में अपने लिख सकते हो, बहुत सरल था, जानबूझ के बता दिया। दूसरा देखो, एक क्वेश्चन ये भी पूछा है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में, प्रश्न ये किया गया कि एजी है ना, एजी वो कह रहा है कि एजी का जो है वो कह रहा है कि एजी का तो डी जो है कंप्लीट है, एजी का जो है डी क्या है, कंप्लीट है। तो लेकिन फिर भी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्यों, है ना, एजी का जो है कंप्लीट है ना। तो कहाँ, कापर के नीचे ही क्या आएगा, कापर के नीचे ही एजी आएगा, है ना, कापर के नीचे एजी आएगा। 29 में 18 जोड़ दो तो 47, है ना। तो एजी का जो है क्या, एजी का एटॉमिक नंबर 47 है। चलो क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया देखो कि डी सबसेल ऑफ एजी, क्वेश्चन ये है डी सबसेल, अब ऐसे नहीं लिखा गया है, मैं जो है अपने शब्द में लिख दे रहा हूं, डी सबसेल ऑफ एजी इज कंप्लीट, कंप्लीट, then on what ground, on what ground you can say, on what ground you can say that AG is transition element, AG is transition element, ट्रांजिशन मेटल, एजी इज ट्रांजिशन मेटल, है ना, एजी इज ट्रांजिशन मेटल। ये क्वेश्चन है भाई, देख लो। इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करेंगे, इस पर विचार करो। ऐसे ही किया जाएगा जैसे पहले क्वेश्चन, ये तो पहला वाला एग्जाम्पल दिया गया था, है ना, एनसीईआरटी में, फिर भी मैं करा दिया। एग्जाम्पल वाले भी क्वेश्चन कर एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो देख लो मेरे पास ये एनसीईआरटी भाई, देखो ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ये ऐसे लिखा गया है, चाहो तो तुम यही लिख लो, चाहो ये लिख लो, मैं पढ़ दे रहा हूं। सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, है ना, 4d10 इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, ये पढ़ दिया मैंने। देखो आंसर इसका कैसे, आंसर देखो कैसे, आंसर में हम पूरा फुल आंसर लिख देते हैं। मान लो अगर एक नंबर में पूछा जाए, है ना, मान लो अगर ये एक ही नंबर का सवाल है तो तुम ये कह सकते हो कि जनरली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एजी इज +1 एंड +2। एक नंबर का अगर लिखा गया है तो यहां पर तुम इतना लिख दो, आंसर पूरा हो गया। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एजी, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एजी, common oxidation state of Ag is +1 and +2, +1 and +2,
है ना, इतना लिख दिया तो काम बन गया। यहाँ थोड़ा सा और अगर तुम डिक्टेट करो तो जैसे ये एजी है ना, एजी एजी का एटा अगर थोड़ा सा और कर दो तो बहुत बढ़िया। एजी का कितना 47, कापर के नीचे कापर का 29, 18 जोड़ो 47। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखते देखो हर जगह आंसर लिखने में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जरूरत पड़ रही है। आंसर लिखने में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जरूरत पड़ रही है। देखो इसका इंपॉर्टेंस। तो ये क्रिप्टॉन कितना खा गया, 36 खा गया। 36 के बाद बचेगा इसमें कितना, 36 के बाद बचेगा 11। तो फिर ये मामला क्या होता है, 5s1 4d का मेंबर है, 5s1 कामा 4d10, ऐसा ही मामला है ना। तो s1 का उसके नीचे कापर में भी 1 होता है, ऐसे भी हम याद कर लेते हैं, है ना। देखो वो जो है ना, वो जो लिखा गया सबसे ऊपर क्या है, 3D में कापर है, फिर जो है कापर के बाद फिर क्या है, इसके नीचे एजी है, ऐसे है ना। इससे नीचे आगे बढ़ते हैं, है ना, इसके नीचे चलते हो एयू है ना। ऐसे ही है मामला इसका। तो है ना से, तो ये है सर, ये देख लो जो है यू कैन से। तो अब अगर देखो +1 अगर होगा, अगर एजी +1 है तो ये डी कंप्लीट रहेगा। इसमें अगर हम क्या करें, एजी +1, तो एजी +1 में ये 46 हो जाएगा। 46 में तो ये क्या है, डी कंप्लीट है, 4d10 है। लेकिन AG+2 जैसे ही करोगे, AG+2 तो ये कितना हो जाएगा 45, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 4d9 हो गया। अब यहाँ डी ट्रांजिशन पॉसिबल हो गया, है ना, 4d9 क्योंकि इनकम्प्लीट हो गया ये। तो इस वाले सिचुएशन में डी ट्रांजिशन पॉसिबल, डी ट्रांजिशन पॉसिबल, डी ट्रांजिशन पॉसिबल हो गया यहाँ, है ना। तो इस प्रकार से, है ना, हेंस वी कैन से डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल, हेंस वी कैन से एजी इज व्हाट, एजी इज ट्रांजिशन मेटल। चलो ये सब बातें हो गई, आंसर तुम देख लो। और जो है ये ऐसे नीचे तुम लिखो हेंस वी कैन से एजी इज व्हाट, ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, ट्रांजिशन मेटल, एजी इज ट्रांजिशन मेटल। देखो क्वेश्चन बनने के लिए तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन संभव हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने जो बातें लिखी हैं उतने तक को तो हम जरूर देखेंगे, है ना। इस हेडिंग हमारी ये है, इस हेडिंग पर आने से पहले 2 क्वेश्चन और एनसीईआरटी ने लिखा है, तो वो क्वेश्चन मैं अपने वर्ड में लिख दे रहा हूं। उस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेई नीट दोनों में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन जेई में भी पूछा जा सकता है, नीट में भी पूछा जा सकता है। तो 2 क्वेश्चन और एनसीईआरटी ने लैंग्वेज में साफ साफ लिखा है ना। जो डी, देखो सारे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन चाहे पहले समझ लो फिर उसको हम लिख देंगे। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें सिमिलरिटी हॉरिजॉन्टली ज्यादा है कि वर्टिकली ज्यादा है ना। एक क्वेश्चन तो ये है, देखो जो डी ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिवाइडेड है ना। तो उसमें सिमिलरिटी हॉरिजॉन्टली ज्यादा है या वर्टिकली ज्यादा है, ये क्वेश्चन, ये मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। ये सब नीट और जेई के क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ इंफॉर्मेशन ही पूछता है। तो क्वेश्चन क्या है कि इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन डी
ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी इज मोर, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज ये अधिक है या वर्टिकल सिमिलरिटी, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी और वर्टिकल सिमिलरिटी, है ना, वर्टिकल सिमिलरिटी किसकी सिमिलरिटी, प्रॉपर्टीज की, वर्टिकल सिमिलरिटीज, तो किसकी सिमिलरिटी, प्रॉपर्टीज की, है ना, प्रॉपर्टीज की। ये क्वेश्चन हमने केवल आपको समझाया है, लिखने की जिम्मेदारी आपकी है, मैं सारे काम कर, किस हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टीज की हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी उसमें अधिक है या जो है वर्टिकल सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज की अधिक है, इसकी अधिक है या यहां पर अधिक है ना, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी इसकी अधिक है या यहां पर मोर है, कौन सी सिमिलरिटी ज्यादा है प्रॉपर्टीज की, तो फिर आंसर है कि यहाँ हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज अधिक है। जैसे आंसर में ऐसा है कि है ना, आंसर में क्या है कि हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज आर मोर, सिमिलरिटीज ऑफ प्रॉपर्टीज हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज, आंसर क्या है, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज इज मोर, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज क्या है, ज्यादा है, वर्टिकल सिमिलरिटीज लेस है, वर्टिकल सिमिलरिटीज हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज आर मोर, अधिक है, वर्टिकल सिमिलरिटीज आर लेस, वर्टिकल सिमिलरिटीज आर लेस, ये लेस है, कम है। मैं केवल वही क्वेश्चन लिखूंगा जो एनसीईआरटी ने लिखा है भाई, ज्यादा से ज्यादा, और नहीं तो कहीं पूछा गया है, यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी अधिक है या वर्टिकल सिमिलरिटी अधिक है, जैसे ये है तो यस्सी है ना, यस्सी के नीचे स्कैंडियम के नीचे इट्रियम है ना, इट्रियम के नीचे है ना लैंथनम और एक्टिनियम है ना सकीला एसी, और यहां अगर चलोगे तो ये जो है ग्रुप की सिमिलरिटी है, और इस तरफ अगर हम चलेंगे तो स्कैंडियम के बाद फिर टाइटेनियम, फिर वैनेडियम है ना, फिर जो है क्रोमियम है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज है ना, मैंगनीज के बाद फिर फेरिक, फिर जो है ना, फेरिक के बाद फिर क्या, कोबाल्ट, फिर उसके बाद निकल। साइंस टीचर वेरी क्रूएल मार्गिन फीस काफी है ना, ये तो याद ही होगा। और दूसरे जो है एक दिन हम अभी और बीच में उस एक एक सीरीज लिख करके और याद कराने का प्रयास करेंगे, है ना, दिमाग लगाओ, है ना। निकल के बाद जो है क्या आ जाएगा, है ना, नेहा कक्कड़, CU जिंदाबाद, ZN। तो यहाँ जो है इस डायरेक्शन में सिमिलरिटी ज्यादा है,
यहाँ सिमिलरिटीज मोर है, सिमिलरिटीज मोर है। इस डायरेक्शन में लेस सिमिलरिटी है, लेस सिमिलरिटी। ये ऐसा है मामला, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और किया है एनसीईआरटी ने, मुझे लग रहा है कि ये समझ में बात आपको आई होगी। एक क्वेश्चन ये किया है एनसीईआरटी ने, फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टी पर आते हैं भाई। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये किया है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में, भाई देखो कोई एलिमेंट है तो एलिमेंट क्या करता है, एलिमेंट रिएक्शन करता है, एलिमेंट जो है एटम, तो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसके एटम का कौन सा ऑर्बिटल ज्यादा प्रभावित होगा, है ना, कौन सा ऑर्बिटल ज्यादा प्रभावित होगा। तो जो डी ब्लॉक के, ऐसे ही हर ब्लॉक के लिए है ना, तो which orbital will be influenced, है ना, जेडन। क्वेश्चन देख लो, मुझे लग रहा है कि जिंक, मुझे लग रहा है ये लिख चुके हो आप। क्वेश्चन यहां देखो, which orbital is more influenced, which orbital, ये भी है तो बहुत सरल, एक हो सकता है भाई नीट का भी क्वेश्चन इसको बना सकता है, जेई का भी बना सकता है। चलो इसको मैं बना ही दे रहा हूं, which orbitals, which orbitals, which orbitals are more, which orbitals are is more influenced, more influenced in case of D block elements, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में कौन सा ऑर्बिटल, ऑप्शन ई यस ऑर्बिटल, फिर देखो बी पी ऑर्बिटल, है ना, सी ऑप्शन डी ऑर्बिटल, डी ऑप्शन एस पी डी एफ, है ना, एफ ऑर्बिटल्स, यस एंड एफ ऑर्बिटल्स। ऐसा क्वेश्चन देखो कभी अगर बन गया तो, यानी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं सबसे ज्यादा उसमें डी ऑर्बिटल इंफ्लुएंस होगा, है ना। फिर जो है डी के बाद यस होगा, है ना, तो अभी यस ब्लॉक में यस ऑर्बिटल ज्यादा इंफ्लुएंस होगा, एफ ब्लॉक के एलिमेंट में एफ ऑर्बिटल ज्यादा इंफ्लुएंस होगा, है ना। व्हिच ऑर्बिटल्स आर इज मोर इन्फ्लुएंस्ड इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये दोनों बातें एनसीईआरटी ने लिखा है साफ साफ, तो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, अब तुम जान लो। अब हम चर्चा करेंगे और हम और भी डीपली इस बात को आपसे साझा करेंगे कि देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मामला कैसे चलता है। तो अब हम पहली हेडिंग पर अपने आ जाएंगे। अब इसके बाद जो है जनरल प्रॉपर्टीज में ये क्वेश्चन हो गया, और पहली हेडिंग पर हम लोग आ जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इसको मिटा दिया जाए। चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम चर्चा करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। तो ये है सर
नंबर ये है आपका हेडिंग, ये आपकी हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लैक एलिमेंट्स। तो पहली हेडिंग हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लैक एलिमेंट्स, है ना। चल पॉइंट में हम इसको करेंगे। तो देखो एक चीज तो ये तुम खुद ही जान लो, चाहे मैं लिख भी दूं, जो पिछला तुमने 10th में पढ़ रखा है बच्चों, यानी ये भी जो है मैलिएबल है ना, और ये सारे क्या हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, ये सभी मेटल्स हैं, सभी क्या है मेटल्स हैं। ऑल डी ब्लैक एलिमेंट्स आर मेटल्स। यहां पर ऐसे पॉइंट बन रहा है, ऑल एलिमेंट्स आर ऑल एलिमेंट्स सो मेटालिक प्रॉपर्टी, ऐसे लिख दें तो सरल हो जाएगा। सो मेटालिक प्रॉपर्टी, शो मेटालिक प्रॉपर्टीज ये पॉइंट हो गया। अब इसमें मेटालिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या हो जाएगा भाई, मेटालिक प्रॉपर्टीज में हो जाएगा ये क्या है, वही पुराना जो तुम जानते हो, लस्चरस है ना, लस्चरस है, डक्टाइल है, और क्या है मैलिएबल है ना। लस्चरस है, डक्टाइल है, मैलिएबल है। अब इसमें हार्ड और सॉफ्ट भी है ना, रिजिड है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो अच्छा यहाँ पर है ना, लस्चरस है, मैलिएबल है, हार्ड है, सॉफ्ट भी है। अच्छा नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ जो है वो लेस सॉफ्ट है, तो हार्ड है ये हम लिखेंगे, है ना। ये 10th में तुम पढ़ चुके हो, मेटालिक प्रॉपर्टी ये शो कर रहे हैं। और इसमें मेटालिक बॉन्ड है, ये एक चीज चाहे तुम समझ सकते हो, है ना। मेटालिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्स, इसमें जो है। अच्छा जो मुझे अभी समझाना है, तो इसमें वो समझाना है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है किसके द्वारा, मेल्टिंग पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हेल्प से, कि मेल्टिंग पॉइंट कैसे घट और बढ़ रहा है ना। उसमें तो ग्राफ भी बनाया गया है, तो ग्राफ फटाफट हम लोग बना करके देखते हैं। ऑल एलिमेंट्स शो मेटालिक प्रॉपर्टीज, है ना। तो ये जो है लस्चरस है, डक्टाइल है, मैलिएबल है, हार्ड है ना। मेटालिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, इसमें भी क्या है मेटालिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। ये मेटालिक बॉन्ड तुम्हें जानना चाहिए, इसीलिए ये पॉइंट हमने लिख दिया। मेटालिक बॉन्ड तुम्हें पता होगा, और मेटालिक बॉन्ड जो है बॉन्ड बिटवीन कर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये जो है मेटालिक बॉन्ड भाई, ये बॉन्ड ये जो है ये पता होना चाहिए, ये क्या है फोर्स बिटवीन कर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, force between kernels and free
फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल्स। अभी देखो जैसे ये चीज तब तुम्हें और मजबूती से तुम्हारी समझ में आ जाएगी। जैसे तुम हमसे ये बात पूछो भाई, देखो जरा सा ये चीज जरा पूछो कि सर ये मेटल किस चीज से बना है, तो मैं कहूंगा फ्री इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल। स्ट्रक्चर ऑफ मेटल की जब बात की जाएगी, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल की जब बात की जाएगी तो इसमें क्या क्या चीज होगा, कर्नल एंड मेटल, कर्नल्स प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, स्ट्रक्चर बना करके दिखाया गया है। अब ये एक देखो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत तो ये नहीं है ना, जरा समझो, लेकिन अब ये नॉलेज तुम्हें होना चाहिए, तो इसी का यूज करके है ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ पॉइंट में। जैसे देखो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अब ये एनसीईआरटी ने ग्राफ बनाया है इसका, और इसको एक्सप्लेन किया जाएगा किसकी हेल्प से, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट साथ साथ में बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है ना। तो ये है देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या बातें आती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में वो कैसे दिखता है ना, डेंसिटी उसकी क्या है, वो हल्का है या भारी है ना, ब्रिटल डक्टाइल है, ये सब फिजिकल में आता है। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आता है फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। इस पर जो है क्या बनाया है, एनसीईआरटी ने ग्राफ बनाया है, ऐसे ग्राफ बनाया है, ऐसे ग्राफ एनसीईआरटी ने बनाया है। देख लो ग्राफ फटाफट हम यहाँ ड्रा करते हैं आपके साथ। किसके किसके एटॉमिक नंबर इस डायरेक्शन में, देखो एटॉमिक नंबर इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, इस डायरेक्शन में एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, और इस डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ जो ग्राफ बना है, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बना है, देखो ये है, चलो मान लो, अब स्कैंडियम की तो बात नहीं की है उसने ग्राफ में, क्यों नहीं की है, करना चाहिए था, चलो मान लो ये स्कैंडियम है, स्कैंडियम में देखो एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो स्कैंडियम से बेहतरीन, देखो लैंग्वेज को अगर सुनोगे तो ज्यादा मजा आ जाएगा। अब सारी बातें मैं लिख तो नहीं पाऊंगा, लेकिन पूरा प्रयास जरूर करूंगा कि तुम्हें समझ में आ जाए। देखो स्कैंडियम में एक ही है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यस वाला तो बाउंड है 4s2 3d1, तो इसलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा किसका है, स्कैंडियम के बाद आ जाएगा टाइटेनियम, टाइटेनियम से ज्यादा किसका आ जाएगा, वैनेडियम है ना, वैनेडियम से ज्यादा किसका आ जाएगा, क्रोमियम है ना। देखो ये है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम का देखो बहुत ज्यादा हो गया। ये कैसे एक्सप्लेन किया गया है, क्रोमियम का बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि भाई क्रोमियम का जो केस है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 4s1। क्रोमियम के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये क्या है, 4s1 3d5 है ना, तो ऐसा केस है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा चला गया, फिर अब घटेगा, फिर अब घटेगा। देखो ये मैंगनीज का घट गया,
क्रोमियम के बाद किसका क्या आ जाएगा, मैंगनीज। मैंगनीज का घट, देखो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन, अब ये इसको हाफ फील्ड बनाता है, देखो देखिए ये इसको हाफ फील्ड बनाता है। मैंगनीज का केस जो बनता है तो ये देखो 4s2 3d5। अब जरा समझो, देखो यहां से, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो, यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें गए तब ये 5 हुआ, लेकिन यहां जावा नहीं रहे हैं, यहां ये अपने पहले से स्टेबल है, इसने इसको स्टेबल बनाया। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर क्रोमियम के केस में ज्यादा है, तो कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्डिंग है ना, वो बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और ये घट गया। अब मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ऐसा घटता हुआ ही आ रहा है। मैंगनीज के बाद फिर उसने जो है फेरिक की बात किया है ना, ऐसे ही यू कैन से मैंगनीज के बाद जो है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है फेरिक में और भी कम हो जाएगा, फिर फेरिक के बाद कोबाल्ट में भी जो है कम ही होगा, तो नीचे ही आएगा, ये नीचे ही आ रहा है सर। फिर कोबाल्ट, फिर निकल, है ना, फिर निकल के बाद जो है वो कापर। कापर में बहुत अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ये Cu है ना, या फिर है, फिर जो है ऐसे ही उसका भी गया है ग्राफ, ऐसे ही ग्राफ जो है, ये तो किसकी बात, चलो बात करेंगे अभी, ऐसे ही ग्राफ उसका भी गया है, यहाँ पर जो हम दिखा देंगे, ऐसे ही ग्राफ सर उसका भी गया है, ऐसे ही ले लो। इसी के ऊपर क्या है, क्रोमियम के नीचे, है ना, क्रोमियम के नीचे कौन सा एलिमेंट है, ऐसे ही ग्राफ भाई उसका भी आ रहा है ना, ऐसे ही ग्राफ अगले वाले का भी आ रहा है सर, यहां पर। अच्छा, ये किस चीज से एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये इससे एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसी से, कि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो यहाँ पेयरिंग हो गई, अब ये सारे अनपेयर्ड है, ये स्टेबल जरूर है, लेकिन इसने इसको स्टेबल बनाया है, इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, यानी यहाँ जो कर्नेल और इसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो काफी ज्यादा हो जाएगी, है ना, कर्नेल जो है उसकी बॉन्डिंग जो है क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे में क्रोमियम के नीचे क्या है, क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम और मॉलिब्डेनम के नीचे टंगस्टन, है ना, तो इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। ये ग्राफ बनाया गया है, इस ग्राफ को भी इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मेटालिक बॉन्डिंग, ये चीज जो है, देखो ये यहां पर क्या है, ये देखो, देखा तुमने, ये वाला क्या है 3D सीरीज है, ये क्या है 4D सीरीज है। चाहो तो तुम इसको NCERT से ही बनाओ, लेकिन यहां से भी तुम हमारे साथ भी बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। 5D सीरीज है, 5D सीरीज है ना। क्रोमियम के ऊपर मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम के ऊपर टंगस्टन, ये ऐसे ग्राफ बनाया हुआ है ना। तो इस ग्राफ को तुम इस प्रकार से समझ सकते हो, है ना, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वो मेटालिक बॉन्डिंग, है ना, मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो यहाँ इंपॉर्टेंट हो रहा है ना। ग्राफ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे हम, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जल्दी से हम इसको सुधार दें। ग्राफ में थोड़ा सा बच्चों मिस्टेक हुआ है, हम इसको सुधार दे रहे हैं।
इसमें क्या है मामला, इसमें देखो सब कुछ लग रहा है। एनसीईआरटी ने तो एक लाइन ये लिखा है, इसके नीचे मैं लिख भी दे रहा हूं, परंतु एक बात ध्यान दो, इसमें हुंड का नियम भी लगाओ, दिमाग में सोचो, और हाफ फील्ड फुली फील्ड की स्टेबिलिटी का कंसेप्ट भी लग रहा है ना। जैसे यहाँ यमन पर नीचे आया है, यफी पर ऊपर गया है। ग्राफ को थोड़ा सा हम थोड़ा यहां से जो है, यहां से थोड़ा सा हम तीनों को फिर से, बाकी सही है ऐसे ही बना सकते हो। ये जो है पहले ऊपर वाला, ये जो है ऐसे ही कुछ, ये है ना, क्योंकि यमन यहीं से हमें है ना, यहीं से हमें ऊपर लेके जाना है। तो ये सबसे नीचे देखो, ये है यमन, यमन से जो है ऊपर गया है, यमन से जो है ग्राफ ऊपर गया है, और ये यहाँ है यफी, फिर उसके बाद इक्वल हुआ है, और फिर ये इसके ऊपर है, ऐसे है मामला। और फिर जो है ये ग्राफ है, इसको ये सब यहीं से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही एक्सप्लेन किया जा रहा है, और भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे ये ग्राफ है ना, यमों के बाद फिर नीचे आया है, फिर यहाँ से ऊपर गया है, और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, सबसे ऊपर तो यही रहेगा ना, यमन इस पर जो है, तो यहाँ ये, उसके बाद फिर कांस्टेंट चलेगा, फिर जो है यहाँ ये चीज़ जो है, देखो ये चीज़ दी गई है, ये जो है आपका क्या है, सी यू है, ये है आपका ए यू, और नीचे है ना ये ए यू है, और ए यू से ऊपर क्या है, यहां पर ए यू है, और ए यू सबसे, देखो ए यू सबसे नीचे आ गया, ए यू से ऊपर है ए जी, और इससे भी ऊपर है सी यू, ऐसे दिया गया है सी यू, है ना। अब यहाँ पर एक जनरल बात लिखी गई है, इसको मिटा करके इसी से ऐसा ही कुछ मिलता जुलता ग्राफ किसका है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का। ऐसे ही सिमिलर ग्राफ किसके लिए है, ये एटॉमिक नंबर, और ये ग्राफ फिगर किसके लिए है, मेल्टिंग पॉइंट है ना, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर किसका है, मेल्टिंग पॉइंट है ना। यहां पर मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये टेम्परेचर में हम क्या बता रहे हैं, एमपीटी का ये ग्राफ बताया है, और इसमें अब वही एक जनरल बात लिखी गई है, उसको हम लिख देते हैं इसी के नीचे। तो ये ग्राफ किसके लिए बनाया गया, मेल्टिंग पॉइंट के लिए, और यहीं पर टेम्परेचर को हटाकर अगर हम हटा दें सिमिलर, ये ऐसे ही ग्राफ जो है, एक ग्राफ इसको देखो, ये किसके लिए बनाया गया है, ये ग्राफ बनाया गया है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ऐसे सिमिलर ग्राफ है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इधर एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, वैसे तो याद होगा ये ऐसा जो है
इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ना, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ऐसा कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया गया था थर्मोडायनेमिक्स में। चलो हम इसको लिख देते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सेम ऐसे ही ग्राफ है ना, ऐसे ही चल करके फिर ऐसे ही सेम ग्राफ है सर। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ना, ये ऐसे ही ग्राफ, सेम ऐसे ग्राफ बनाया गया है। क्या क्या सर ग्राफ ये एग्जाम में आता है भाई, जानना इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसे ग्राफ बनाया गया है। निश्चित रूप से ग्राफ दे करके वो पूछ सकता है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का भी जो बन रहा है वो सेम ऐसे है ना। तो ये क्या है, फिगर हम यहाँ लिख देंगे, ग्राफ है ना, फिगर, यहाँ भी फिगर लिख दिया जाएगा। तो ये क्या है, ग्राफ बिटवीन इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड एटॉमिक नंबर है ना, ग्राफ बिटवीन इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वर्सेस एटॉमिक नंबर जेड है ना। एटॉमिक नंबर जेड, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर जानती हो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और यहां क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है ना, ग्राफ यहां पर ग्राफ, इसके यहां पर भी ग्राफ, किसके किसके बीच में है, मेल्टिंग पॉइंट MPT वर्सेस जेड। तो देखो सिमिलर ग्राफ है। अब पॉइंट यहां क्या है, किस लाइन से इसे हम पकड़ेंगे, तो मोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फेवरेबल। लेकिन ये इसी केवल एक सेंटेंस से नहीं समझ में आएगा। ये पॉइंट देखो, इसी पॉइंट के अंतर्गत ही मैं लिख रहा हूं, मोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन फेवर्स, मोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन फेवर्स स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, फेवर्स स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। पॉइंट बना लो ऐसे चाहे, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग रिजल्टिंग हायर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, रिजल्टिंग हायर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, यहां से देखो ये पॉइंट चाहे बना लो, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर ये बैलेंस, अभी देखो एनसीईआरटी का पॉइंट तो है, ध्यान दो एनसीईआरटी का पॉइंट तो है, लेकिन इसमें सारी चीजें शामिल हैं भैया। क्या क्या शामिल है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो इसका मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ये स्ट्रांगर है ना, मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांगर होगी, मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांगर होगी। और क्या होगा, मेटालिक बॉन्डिंग अगर स्ट्रांगर होगी तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगा।
देखो यहाँ सब कुछ लगा हुआ है, जरा समझने का प्रयास करो फिर से जरा सा देखो। Cr के बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या संबंध है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन से अनपेयर्ड और अनस्टेबल, है ना। देखो यहाँ देखो डी स्टेबल है, यहाँ भी डी स्टेबल है, लेकिन ये क्या है, ये तो पेयर्ड है और ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है। तो देखो ये तो D5 डिस्टर्ब नहीं होना चाहे, कम डिस्टर्ब होना चाहेगा, यहाँ भी कम डिस्टर्ब होना चाहेगा, लेकिन ये D5 ऑलरेडी नहीं है, D5 यहाँ से बनाया गया है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पर देखो ये जो है पेयर हो गया, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी घटी, लेकिन Fe का जो केस आएगा, यहाँ पर Fe का जो केस आएगा, तो Fe के केस में क्या देखोगे, Fe के केस में देखोगे 4s2 3d6। देखो D6 का की जो कहानी है, तो D6 कैसे बनेगा देख लो, ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ओ ये जो है छठा हो गया है ना। ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, ये D6 की कहानी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब ये चार ही अनपेयर्ड हैं, ये तो पेयर में शामिल हो गया। तो इसका मतलब जो पेयर्ड है, जो स्टेबल है, वो खुद इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा या उसकी जाने की टेंडेंसी कम होगी। तो जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा, तो कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच की बॉन्डिंग को वीक बनाएगा, और रिजल्ट क्या होगा कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो कम होगा, कमी एनर्जी देने पर वो मेल्ट कर जाएगा, यानी एटम आपस में अलग हो जाएंगे। भाई कोई चीज़ मेल्ट होगी कब, जब एटम आपस में इंटर एटॉमिक दूरी उसमें बढ़ेगी, है ना। कोई चीज़ मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो सेम चीज़ किसके लिए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के लिए दिया गया है। हमने जो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट पर पूर्णतया बात करने का प्रयास किया आपसे, है ना।